दूसरी फसलें कर रहे हैं जो सारी की सारी व्यवसायिक हैं। चाहे आप धनिया की खेती कर लीजिए, चाहे आप जीरा लगा लीजिए, चाहे आप मूंगफली लगा लीजिए, कपास लगा लीजिए, ये सारी फसलें व्यवसायिक फसलें हैं। इसमें आपकी लागत भी अच्छी आती है, लेकिन पैदावार भी बहुत अच्छी आती है और आपकी आमदनी भी बहुत अच्छी है। अब बात आती है कि किसान कहाँ मारा जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि किसान को हमेशा से हमने सिखाया कि आपको पैदा करना है कोई चीज़। हमारे सारा कृषि विभाग जो है वो यही सिखाता रहा शुरू से कि पैदा करो पैदा करो पैदा करो, और किसानों ने पैदा पूरा किया और इसको लोगों ने बंद कर दिया। इस तरीके से लिया कि पूरा देश जो है खाद्यान्न से भर गया। अभी कल परसों के अखबारों में था कि जब से ये रशिया वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ है, गेहूं का रेट 4,000 रुपये क्विंटल होने जा रहा है। और इस बार सरकार खरीदे चाहे नहीं, ओपन मार्केट में गेहूं 3,500 से 4,000 रुपये किलो क्विंटल बिकेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कितनी बड़ी व्यवस्था है भारतवर्ष की। यहाँ पे सब तरह की फसल होती है, यहाँ पे सब तरह का जलवायु भी है, ठंडा भी है, कश्मीर जैसा ठंडा जगह है जहाँ पे सेब और इस तरह के टेम्परेट फ्रूट जितने भी हैं बहुत अच्छे शानदार होते हैं। अखरोट बादाम से लेकर के हर चीज़ अच्छा होता है। इतना गर्म है कि सालों भर धान की ही खेती होती है। सारा का सारा साउथ इंडिया आप देखिए 3-4 धान की फसलें लगती हैं सालों भर, एक ही फसल। तो निश्चित तौर पे जो आपकी जमीन है, उसकी जो मृदा की शक्ति है, और उसके हिसाब से किसान जज करता है। देखिए, किसी भी तकनीक की जो प्रगति है वो 3 बातों पे होती है। एक तो जो तकनीक है उसमें कितना दम है, दूसरा वो तकनीक किसान के साधनों से कितना मैच करता है, उसका पानी, उसकी खरीदने की क्षमता, उसकी जमीन, वहां जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है। और अगर आपके यहाँ सुटेबल नहीं है तो कोई थोड़े कहेगा कि आप लेकर के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दो, नहीं कहेगा। उसके टेम्परेचर अलग चाहिए, कोई अनानास की खेती कहीं भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है, जो मायने रखती हैं, और उसी के हिसाब से खेती की विचारधारा भी तय होती है कि क्या उगाया जा सकता है। लेकिन आप जो चीज भी उगाते हैं, मेरा ये मानना है, खेती को बाड़ी से जोड़ना बहुत जरूरी है। पहले जुड़ा हुआ था, खेती से बाड़ी निकल गया, और खेती से बाड़ी निकल गया इसका मतलब हमारा कबाड़ा हो गया सब कुछ। और बाड़ी का मतलब था घर के आगे पीछे की जगह, और वहां पे आगे हम पशुपालन और पीछे किचन गार्डन, ये 2 चीजें होती थी। वो धीरे धीरे व्यवसायीकरण का दौर आया, घर के आगे पीछे की जगह भी बिक गई है नहीं, और इस तरह की व्यवस्था बनी। जो ये कंप्लीट सिस्टम था हमारा, जिसको आजकल लोग फार्मिंग सिस्टम बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं कि सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा जाए तभी हमको फायदा हो सकता है। तो इसमें पशुधन चाहिए, इसमें मन मानता है छोटा तालाब है तो वहाँ मछली पालन हो सकता है, वहाँ बतख पालन हो सकता है, उस पर एक मचान सा बना करके मुर्गी पालन हो सकता है, 500-1000 चिड़ियों का, ज्यादा नहीं। उसी तालाब के किनारे आप तरह तरह के फल सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। आपका बहुत आसानी से आपके घर भर का जो कारोबार है वो पूरा कर देता है। तो चारा की भी फसलें लगा लीजिए, ऐसा नेपियर ग्रास जैसा कि 10-12 कटिंग के बाद भी काम करता है। एक दो पशुधन आपने पाल लिया तो शुद्ध दूध मिलेगा, और कुछ दूध बेच करके उसका खर्चा भी निकल जाएगा, उसको अच्छे से खुराक भी मिलेगी। तो ये व्यवस्था हमारी शुरू से ऐसी ही थी। आधुनिकता का दौर आया, एक ही 2 चीज पे हम टिक गए और सारा का सारा व्यवस्था भी लग गया। आज किसान हर गांव में, हर शहर में आप देखिए, हर जगह देखिए कि किसान को भी वो सारी बीमारियां हैं जो आम आदमी को हो रही है। किसान को भी शुगर होता है, चीनी की बीमारी हो गई, किसान को भी ब्लड प्रेशर, किसान को भी हार्ट की डिजीज, कार्डियक डिजीज जिसको बोलते हैं, और किसान को भी कैंसर जैसी बीमारी आराम से हो रही है। उसके पीछे आप कभी सोचिएगा, जब आप प्राकृतिक खेती के दौरे पे हैं तो हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि जहर मुक्त खेती नहीं करती। मैं उनको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जहर मुक्त खेती क्या है। जहर किसको बोलते हैं? आवश्यकता से अधिक कोई चीज का होना जहर।
है कि नहीं आप? हाँ जी। आवश्यकता से ज्यादा अगर आपने चीनी खा लिया तो जहर है। तो जहर हो गया। आप आवश्यकता से ज्यादा खुश भी हो जाएंगे तो भी वो जहर का काम करता है। पी लिया, खा लिया, कुछ भी कर लिया तो जहर का काम करता है। तो मेरा ये मानना है, जिसको लोग बोलते हैं कि जहर मुक्त खेती, मुझे तो लगता है कि सबसे आवश्यक है जहर मुक्त जीवन होना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा शोधन आवश्यक है आत्मा का, आपके विचारों का शोधन। आप मुंह से तो दिन भर बेकार की बात करते हो, दूसरे को गाली देते हो, दूसरे की निंदा करते हो। आप खुद ही ऑर्गेनिक नहीं हो पर खाने को में विश्वास करते हो कि मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूं। उसका क्या फायदा जब आपकी विचारधारा ऑर्गेनिक नहीं हो पाई? आप जिस समाज में रहते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं हो पाया। वो भी तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो भी तो प्राकृतिक होना चाहिए। जो हमारा विचार था, जो हमारे समाज की संरचना थी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देख करके परेशान होता था, दूसरे को कष्ट में देख के आज लोग खुश होते हैं कि चलो इसके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सोच भी ऑर्गेनिक होने की आवश्यकता है। अगर आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक की बात करते हैं तब जाकर होगा। कई सारे किसान भाई हमारे अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक उगाएंगे, बेचने के लिए जो है उसमें जहर डालेंगे, जितना डालना है आपको डाल दो। हमने कहा देखिए प्रकृति की बड़ी व्यवस्था अच्छी की है, ये ईश्वर की जो बनाई हुई सृष्टि है इसमें हर तरह की चीज की व्यवस्था है। आप सोचते हो कि किसी और को जहर में खिला रहा, लेकिन जब उसका स्प्रे होता है तो सबसे पहले वो आपके खेत में और आपके गांव में फैलता है उसका वातावरण से। एक्सेस स्प्रे करोगे तो वो आपकी मिट्टी खराब होगी और वो नीचे के जो भूमिगत जल है उसमें चला जाएगा और फिर वो भेद नहीं करेगा कि किसके नलके से बाहर आए, वो किसी के भी नल से आएगा। आज ग्रेन खा करके, दाना उपजा हुआ चना खा करके और बाकी चीजें खाकर मुझे परेशानी होगी, लेकिन 5-7 साल बाद आपको भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के लिए अगर जहर बो रहे हो तो आपका बच रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस सोच के साथ खेती नहीं करनी। हमको अधिकतम कीटनाशक खाद के प्रयोग से न्यूनतम पे आना है और न्यूनतम से फिर शून्य पे आना है। यही ऑर्गेनिक परंपरा है और सभी विधाओं में आप खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक से पैदावार नहीं ले सकते हैं, कोई कह दे, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक में पैदावार शुरू के दौर में जरूर कम आती है और अगर आपको सफिशिएंट प्राइस मिलता है तब जाकर के आपको उसका फायदा मिलेगा। शुरू के दौर में 3-4 साल 5 साल आपको लगेगा कि पैदावार में कमी आ रही है। दूसरा, ऑर्गेनिक में जो किस्में हमारी हैं खास करके, जो आप लोकवन की बात कर रहे हैं और 496 की बात कर रहे हैं, ये सब चल जाती है। ये पुरानी किस्में, देसी टाइप की किस्में हैं और ये चल जाती हैं और इनकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन आजकल की जो 366 मैंने बताई, 322 बताई, इसमें आपको खाद भी अच्छा डालना है, पानी भी अच्छा देना है। दूसरी चीज ये है कि देखिए खाद पानी जो रेकमेंडेड है कि हम कहते हैं कि 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया डालना है या 2 बैग यूरिया डालना है, 1 बैग डीएपी डालना है, जो भी हम रिकमेंडेशन बताते हैं, ये कोई जहर नहीं, ये उसकी खुराक। फर्टिलाइजर इनकी टेस्टिंग होती है, ऐसे ही नहीं रेकमेंड होता है कि किसी ने कुछ भी बेच दिया। इनकी पूरे के पूरे सिस्टम में टेस्टिंग होती है। इनका रेसिडुअल इफेक्ट जमीन पे, दानों पे देखा जाता है, प्लांट पे देखा जाता है और फिर जाकर के 3 साल 5 साल की टेस्टिंग के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है और फिर उसका डोज रिकमेंडेशन आता है, इतना % या इतना ग्राम प्रति लीटर, इतना ml प्रति लीटर, और उस हिसाब से आपको छिड़काव करने की बात की जाती है। हम कहते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट डालना है, किसान सिस्टमिक डाल देता है। हम कहते हैं सिस्टमिक डालना है, वो किसान कॉन्टैक्ट डाल देता है। आप सबको पता है कि 2 तरह का पेस्टिसाइड आता है, एक है जो सिस्टम में घुस करके असर करता है, एक टच करते ही, कीड़े पे पड़ते ही उस पर असर करता है। अब बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जब ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, दाना बन रहा है, उस समय सिस्टमिक डाल दिए, कोई कीड़ा आया तो कीड़ा तो मर गया पर वो सिस्टम में तो आ गया। अब आप उसको कैसे निकालो? तभी तो बाहर से हमारा बहुत सारा, कभी धान का बहुत बड़ा खेप जाता है और बाहर से लौट के आ जाता है क्योंकि पेस्टिसाइड का रेसिड्यू ग्रेन में आ गया। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है कृषि के लिए। दूसरी चीज, संगठित होना बहुत जरूरी है। आज के समय में बिना संगठित हुए आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि किसान पैदा करना तो जानता है पर बेचने में वो मार खा जाता है, उसको बेचना नहीं आता। और बेचने की कला के बिना खेती बेकार है।
आप मैनेजर नहीं बनोगे तो बेकार है। कहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर का सर्वे कहता है कि किसान को जो एक उपभोक्ता का 1 रुपया है उसका 17 पैसा से लेकर 37 पैसा मिलता है अलग अलग चीजों में। इसका मतलब है कि 63 पैसा से लेकर 83 पैसा बीज का आदमी खाता है। आपने 5 महीने 4 महीने लगा करके एक फसल पैदा की, बीज लाया, खेत आपका, मेहनत आपका, सारी व्यवस्था आपकी, सारा का सारा रिस्क आपका, सब कुछ आप, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको 17 पैसा से 37 पैसा मिल रहा है। 5 महीने का मेहनत आना 1 किलो पे या 1 रुपए पे। और जिसने यहां से उठा के सिर्फ जगह बदल दी, जगह के बाद उसने पैकेट बदल दिया, वो कमा रहा है 63 पैसा से लेकर के 83 पैसा। अब ये सारी लड़ाई इसी शेयर में घुसने की, और इसलिए सरकार चाहती है कि किसान एफपीओ के माध्यम से संगठित हो। एक किसान के पास अगर 5 क्विंटल उत्पाद है, जैसे जीरा है या धनिया है, तो कहां बेचेगा? लोकल ही बेचेगा, ट्रक में तो जाएगा नहीं। इतना छोटा टेम्पो है नहीं कि कोई कहे कि गुजरात से लेकर यूपी में लाके बेच दो, अच्छा प्राइस मिल रहा है। आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हो जाएगा कि आपका फायदा नहीं होगा। लेकिन आप परिकल्पना कीजिए कि 1000 किसानों का एफपीओ है, धनिया प्रोड्यूस करता है गुजरात का, और हर किसान के पास अगर 5 क्विंटल है, कम से कम की बात कर रहा हूं, कितना क्विंटल? 5000 क्विंटल। वो देश क्या दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। क्यों नहीं संगठित होंगे हम? तब वो प्रोडक्ट भी हमारा, उसका मूल्य निर्धारण भी हमारा। किसान जैसे मंडी में जाता है उसका मूल्य निर्धारण कोई और करता है। हमने अपना भाग्य विधाता किसी और को बना रखा, और जैसे वो ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक से सामान उतरता है, वहां पे बिचौलिए आपकी बोली लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और वही तय करते हैं कि आपका माल कितने में बिकेगा। एफपीओ बनाइए, एफपीओ के माध्यम से एफपीसी बनाइए, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करिए, अपना पैकेट बनाइए, पैकेट पर अपना लोगो डालिए, अपना कंपनी का नाम डालिए, और फिर आप अधिकारी हो जाते हैं दाम लिखने में कि ये मेरा धनिया का 1 पैकेट 50 रुपए में बिकेगा, चाहे 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, जो रेट पर आप करते हैं। और तब आप मालिक हो जाते हैं कि ये दाम मैं निर्धारित कर रहा हूं। लेकिन जब तक वो बोरे में है, जब तक वो ट्रक ट्रॉली पे है, उसका मूल्य निर्धारण कोई और करेगा। अंतर कितना है सिर्फ एक पैकेट बनाने का, मेरा ये मानना है। और अगर आपको उससे भी अच्छा कमाना है तो आपको उसको ग्राइंड करना आना चाहिए, पीसना। पीसने में कौन सी कला है? हम सब भी तो घर में मसाले पिसवा के ही खाते हैं। हर जगह आटा चक्की लगी है, जहां पिसता है मसाला, मसाला चक्की लगी है। इसमें भी कोई बहुत बड़ा गुण नहीं चाहिए कि हमको बहुत ज्ञान होना चाहिए कि पीसेगा कैसे। और आपने जैसे उसको पीस दिया, वो 1.5 से 2 गुना उसका दाम बढ़ गया, कम से कम आपके लेवल पे, शायद वो 3 गुना भी बढ़ जाए पिसाई करते ही। और मसाले में तो कुछ ऐड भी नहीं होता है, फिर वो मसाले का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई गोरख धंधा ना करता हो तो मसाले में तो कुछ ऐड नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ा जो रोल है और गेम है वो है पैकेट में डालने का और उसके रूप को बदलने का। अगर ये 2 कला हमको आती है तो हम अपनी आमदनी कितना गुना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर ये 2 नहीं आता है तो हम जहां थे वहीं रहेंगे। किसी ने बड़ी खास बात कही कि हम गरीब पैदा हुए। चलिए, ये तो एक संजोग हो सकता है, किस्मत की बात है। लेकिन अगर हम गरीब ही मर गए, इसका मतलब मैंने पूरे जीवन कुछ नहीं किया। ये आपका दोष है, आपके कर्मों का दोष है। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहानी लिखी है, बड़े सक्सेसफुल हुए हैं जीवन में। आप जैसे किसान भी हैं। यहाँ हरियाणा में ऐसे 50 युवा साथी को जानता हूँ जो सब कुछ कर रहे हैं आज के समय, प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अपना ब्रांड बना लिया है और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आपके यहाँ बहुत लोग कमा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। और अगर आपने अब तक कोई एफपीओ नहीं बनाया है तो जितनी जल्दी हो सके, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, नाबार्ड एफपीओ बना रही है, एसएफएससी भी एफपीओ बना रही है। आप उसको तुरंत रजिस्टर करिए, 10 लोग मिलके। मैदानी इलाके में 300 मेंबर हो जाएंगे, उसके बाद आप एफपीसी भी बना सकते हैं।
और इसमें फायदा ही फायदा। आपने अगर अपना माल सिर्फ 1 महीना रोक लिया, 1000 किसानों का, 500 किसानों का, उसका वैल्यू ऐसे ही 25% बढ़ जाना, 30% बढ़ जाना। फिर इसका शेयर किसको जाएगा? उन्हीं सारे किसानों को तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? आज तरह तरह की सरकार की योजनाएं हैं। आप गोदाम बना के सामान रख सकते हैं, कोल्ड स्टोर बना के रख सकते हैं, सभी तरह की सरकार की योजनाएं हैं। सरकार सपोर्ट भी बहुत कर रही है। और गुजरात ऐसे ही वाइब्रेंट स्टेट है जहाँ पे हर तरह की सोच वाले लोग हैं, हर तरह की चीज में बिजनेस ढूंढते हैं। आप लोग बहुत इंटरप्राइजिंग भी हैं, तो बिजनेस मैं क्या आपको सिखाऊं, आप खुद ही जानते हैं। तो आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है थोड़ा सा, और निश्चित तौर पे परिश्रम करना पड़ेगा किसी भी चीज को शुरू करने के लिए। गन्ना के फार्मर हैं, ऑर्गेनिक गन्ना का काम कर रहे हैं, और इतना अच्छा खेती कर रहे हैं, और सारा का सारा उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। और सिर्फ फेसबुक पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट डालने शुरू किए, ऑर्डर मिलने लगा, कोई पूछने लगा कैसे मिलेगा। ऐसे करते करते अब दुबे जी इंडिया में नहीं बेचते हैं, 5 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। 10 लाख कमाते थे, आज वो 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं उसी खेती से, ऑर्गेनिक में। तो सारा का सारा गुड़ 200-250 रुपए किलो बाहर बेच रहे हैं। तो उन्होंने इसको यूज किया है। उनका हमने कभी भी उलूल जुलूल पोस्ट आज तक नहीं देखा। चलो होली दिवाली पे सब लोग डालते हैं, पर्व है, किसी ने वो एक डाल दिया हो, लेकिन आए दिन उनके खेत पे, फार्म पे जो हो रहा है उसी का पोस्ट होता है। अब आप भी इसका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज कमर्शियल आपका कोई चीज बनाना है तो उसमें आपको खर्चा लगेगा, डेवलप कराना पड़ेगा। तो आप एक नेटवर्क बनाइए व्हाट्सएप के माध्यम से, एक नेटवर्क बनाइए फेसबुक के माध्यम से, थोड़ा प्रोफेशनली कर सकते हैं तो यूट्यूब पे भी जाइए। आजकल यूट्यूबर बहुत हो गए हैं, आप भी बना सकते हैं, अपने अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको इसको प्रॉफिट के लिए यूज करें। तो आप लोग सब लोग इसमें मेहनत कीजिए। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉग है जो डेमो का है, उसको एक विजिट मैं करा दूंगा, और आप लोग देख लीजिए उसको। 2 दिन का छुट्टी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, 20 फोन आ लिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उठाऊं।